नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जम्मू कश्मीर से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां एक बार फिर से टारगेट किलिंग की एक घटना सामने आई है। ये आपको बता दें कि मामला पुलवामा का है, जहां पर कुछ आतंकियों ने एक बैंक के सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। सिक्योरिटी गार्ड का नाम संजय शर्मा बताया जा रहा है और आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी कर दी है और जानकारी के मुताबिक संजय शर्मा पर आतंकियों ने उस समय हमला किया जब वो बाजार जा रहा था। इस मामले में संबंधित अधिकारी ने यह भी बताया कि बंदूकधारियों के हमले के बाद संजय शर्मा घायल हुआ था। उसे तुरंत ही जिला अस्पताल पहुंचाया गया और वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तो वहीं जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर तुला ने पुष्टि की है कि व्यक्ति को अस्पताल में मृत लाया गया था। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भाषण दिया। तो वहीं आज कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने इस बीच कहा कि 52 साल से उनके पास अपना घर तक नहीं है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए भी कहा कि आपने केरल में वोट रेस देखी होगी और उस समय जब मैं वोट में बैठा तो पूरी टीम के साथ मैं रोइंग कर रहा था। मेरे पैर में भयंकर दर्द था। ऊपरी तौर पर फोटो में मैं मुस्कुरा रहा था, लेकिन दिल के अंदर मुझे रोना आ रहा था। इसी तरह के तमाम अनुभव राहुल गांधी ने अधिवेशन के मंच से साझा किए हैं। भाइयों और बहनों, अदानी जी और मोदी जी एक हैं। एक हैं और देश का पूरा धन एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज, एग्रीकल्चरल स्टोरेज, सेब, हिमाचल प्रदेश में सेब, कश्मीर में सेब, पूरा का पूरा धन एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। और जब हम प्रधानमंत्री से पूछते हैं ये 609 से 2 कैसे पहुंचा, बस ये बता दीजिए रिश्ता क्या है, हमारी पूरी की पूरी स्पीच एक्सपंज हो जाती है। खारगे जी की पूरी स्पीच एक्सपंज हो जाती है। अदानी जी के बारे में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट हाउस में सवाल नहीं पूछा जा सकता है। हम पूछेंगे, एक बार नहीं, हजारों बार पूछेंगे, रुकेंगे नहीं। जब तक सच्चाई नहीं निकलेगी, अदानी जी की सच्चाई नहीं निकलेगी, तब तक हम नहीं रुकेंगे। LIC का इन्वेस्टमेंट है, उनका नुकसान हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में फोटो दिखती है, नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, स्टेट बैंक चेयरमैन बैठे हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, अदानी जी बैठे हैं एक मेज पर। स्टेट बैंक $1 बिलियन का लोन दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी उस मेज पे क्यों बैठे हैं? क्या लेना देना नरेंद्र मोदी जी का स्टेट बैंक और अदानी के बीच में? क्या लेना देना? तो ये सवाल है, और ये सवाल मैंने पूछे, नरेंद्र मोदी जी से पूछे, बहुत सीधा जवाब था, कोई रिश्ता नहीं है। सिंपल सा जवाब था। हमने पूछा रिश्ता क्या है, नरेंद्र मोदी जी कह सकते थे कोई रिश्ता नहीं। और सबसे बड़ा सवाल ये जो शेल कंपनीज हैं, जो हजारों करोड़ रुपया हिंदुस्तान भेज रही हैं, ये किसकी हैं? इसमें किसका पैसा है? अदानी जी डिफेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं, और हिंदुस्तान की सरकार को यह भी नहीं मालूम कि अदानी जी की शेल कंपनी है बाहर। इसमें इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा?
जेपीसी क्यों नहीं हो रही? डिफेंस का मामला है, देश की रक्षा का मामला है। और अब आपको बता दें कि कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और खड़गे ने एक मंच से जमकर मोदी सरकार पर हल्लाबोल कर दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी नई जान फूंकने की कोशिश की गई और इस बीच प्रियंका ने कहा है कि लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर लोगों को उम्मीद है कि सभी विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगी, पर सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस से है। प्रियंका गांधी ने इस बीच कहा कि इलेक्शन में बस एक ही साल बचा है और इसी के साथ साथ तमाम जो कार्यकर्ता अधिवेशन में पहुंचे थे उनमें नई जान फूंकने की भी कोशिश की गई है। देश की संपत्ति को लूट रहे हैं, पैसा हमारा और संपत्ति भी हमारी, और उस पैसे से वो एक एक खरीद कर मोदी जी एक व्यक्ति को दे रहे हैं और उस अदानी को इतना बड़ा बना रहे हैं। वो एक व्यक्ति आज हाथी के जैसा मोटा बन गया है और किसी और व्यापारियों को इतना मदद सरकार ने नहीं किया जितना अदानी को किया। अभी मैंने देखा, आपने वो बोट रेस देखी होगी केरल में। उस समय जब मैं बोट में बैठा था, पूरी टीम के साथ मैं रोइंग कर रहा था, मेरे पैर में भयंकर दर्द था। उस फोटो में मुस्कुरा रहा हूं, मगर मेरे दिल के अंदर रोना आ रहा था, इतना दर्द था। काफी फिट आदमी हूं, 10-12 किलोमीटर ऐसे ही दौड़ लेता हूं। घमंड था, मैंने सोचा था 10-12 किलोमीटर चल लेता हूं तो 20-25 किलोमीटर चलने में क्या बड़ी बात है। मेरी माइंड में यह था। पुरानी इंजरी थी, कॉलेज में चोट लगी थी फुटबॉल खेलते हुए, मुझे याद है। मैं दौड़ रहा था, मेरे दोस्त ने पीछे से अड़ंगी मार दी और घुटने में चोट लगी। दर्द गायब हो गया था, सालों के लिए दर्द गायब था। कि एक लाइफ लॉन्ग कांग्रेस सफरर होता है। जो यूपी के कार्यकर्ता हैं ये समझेंगे ये बात। जो कार्यकर्ता आजीवन अपने वजूद के लिए संघर्ष करता है, वो मैं आज थोड़ा उसके पक्ष में बोलना चाहती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी हम ऐसे इकट्ठे होते हैं तो हम नए नए प्रस्ताव लाते हैं और ये सही है। हमने कहा है कि मंडल तक हमें अपना संगठन बनाना है, ब्लॉक तक बनाना है, नए लोगों को जोड़ना है, लेकिन ये कर्मकांड नहीं होना चाहिए। ये प्रस्ताव कागज पे नहीं रहना चाहिए। इसको करने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम गांव-गांव जाएं, ब्लॉक जाएं और अपने संगठन को मजबूती से बनाएं। भारत जोड़ो यात्रा निकली, श्री राहुल गांधी जी बैठे हैं। उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा की एक लंबी लकीर खींच के दिखाई, जो बहुत समय से नहीं हुआ था, उन्होंने करके दिखाया। पूरे देश ने देखा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता किस लिए खड़ा है, किस विचारधारा के लिए लड़ रहा है, उस विचारधारा का मतलब क्या है। ये काम भारत जोड़ो यात्रा ने किया। देश भर से लोग आए, कन्याकुमारी में आए, केरल में आए, मध्य प्रदेश में आए, हर जगह जहां जहां यात्रा गई वहां आए। जब कश्मीर में थे तो मैं कुछ महिलाओं के साथ खड़ी थी, यात्रा का इंतजार कर रहे थे हम।
बता दें आपको कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के महाधिवेशन में दिए गए भाषण के बाद उनके राजनीति से संन्यास लेने की अटकलें भी शुरू हो गई थी और अब सोनिया गांधी की ओर से इन अटकलों को खारिज कर दिया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने सोनिया गांधी के हवाले से कहा है कि वो कभी भी रिटायर नहीं हुई और ना ही आगे कभी होने वाली हैं। पार्टी के अधिवेशन के समापन पर अलका लांबा ने कहा कि मीडिया को मैम के भाषण की गलत व्याख्या करना बंद करना चाहिए। मैंने इन खबरों के बारे में जो बताया तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं कभी रिटायर नहीं हुई और ना ही आगे होने वाली हूं। लांबा ने मीडिया से यह भी कहा कि सोनिया गांधी के भाषण के इस तरह से अर्थ नहीं निकालने का आग्रह किया है। इससे पहले कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा था कि सोनिया गांधी का मतलब अध्यक्ष के रूप में उनकी पूरी पारी होने से था। उन्होंने राजनीति से संन्यास नहीं लिया है। और इस बीच केंद्र सरकार के जरिए शहर का नामकरण छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव करने की मंजूरी के फैसले पर राम कदम ने विपक्ष पर तंज कसा है। उनका कहना है कि इस फैसले के बाद विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे और चंद्रकांत खरे ने उत्सव मनाने तक का अपना नैतिक अधिकार खो दिया है, क्योंकि राष्ट्रवादी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर औरंगजेब को सम्राट औरंगजेब के रूप में संदर्भित किया। सरकार ने काल छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव या दोन्ही शहराच्या नामकरणाला मंजुरी दिली। त्याचा जल्लोष साजरा करण्याचा खरा अधिकार राज्याचे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादासजी दानवे आणि चंद्रकांतजी खैरे यांना नव्हताच, कारण ते अधिकार गमावून बसले। त्याचं कारण 8 दिवसापूर्वी राष्ट्रवादी पक्षानं औरंगजेबला जाहीर पत्रकाद्वारे सम्राट औरंगजेब म्हटलंय। त्यांचा तो नातेवाईक आहे का काय माहित नाही, पण त्यावर या लोकांची तोंड शिवले का? तो महाधिवेशन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर के बारे में कहा, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। उन्होंने राहुल से भी पूछा कि हर जगह जो आपको तिरंगा दिखा उसमें किसका क्रेडिट है। पात्रा ने कहा है कि अगर आज लाल चौक पर तिरंगा दिख रहा है तो इसके पीछे का कारण सुशासन है। कांग्रेस नेता ने पार्टी के महाधिवेशन में दरअसल कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 15 से 20 लोगों के साथ झंडा फहराया, लेकिन मैंने लाखों लोगों के साथ तिरंगा फहराया है। मुझे तो आश्चर्य लगता है, राहुल गांधी जी ने कहा कि कमजोर देशों को मारना और शक्तिशाली देशों के आगे झुक जाना। द फर्स्ट क्लैरिफिकेशन दैट भारतीय जनता पार्टी वुड डिमांड आउट ऑफ कांग्रेस पार्टी इज, ये कमजोर देश ऐसे कौन है जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार मार रही है? क्या वो पाकिस्तान को कमजोर देश मानते हैं? इट्स अ टेररिस्ट स्टेट। पाकिस्तान हैड सेंट टेररिस्ट टू इंडिया, अनलीस्ड मेहम इन इंडिया। पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारतवर्ष में प्रवेश करने का मौका दिया और जम्मू कश्मीर में अशांत वातावरण पैदा करने के लिए अगर कोई जिम्मेदार था तो वो पाकिस्तान है। इसलिए यह कहना कि कमजोर देशों को मारना, यह मानसिकता दिखाता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कि क्या कारण रहा है कांग्रेस पार्टी का। उन्होंने पीछे भी इन द यस्टर मंथ्स एंड इयर्स उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के विरोध में कहा था और आज भी कहा कि कमजोर देशों को मारना। और जहां तक शक्तिशाली देशों के आगे झुकने का सवाल है, झुकते हुए तो हमने एके एंटोनी साहब को पार्लियामेंट में 2013 में अपने वक्तव्य, अपने स्पीच के दौरान देखा था। 2013 में जब एके एंटनी ने बतौर रक्षा मंत्री पार्लियामेंट के पटल पर अपने स्पीच को रखा था, तो आप देख सकते हैं आज भी इंटरनेट पे, आज भी लोग गूगल में ये मौजूद है। एके एंटनी कहते हैं कि आई विल नॉट बी हेजिटेंट टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। For 70 long years, the policy of India had been underdeveloped border are the safest places because China is powerful. राहुल गांधी जी ने आज जिस प्रकार से अपने भाषण में जम्मू कश्मीर के विषय में कहा है, मैं तो उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैज एक्नॉलेज्ड
what the Modi government has achieved. राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं अपने भारत जोड़ो यात्रा में, और इस यात्रा में जम्मू कश्मीर में वो चारों तरफ तिरंगे झंडे देखते हैं, चारों तरफ उनको लहराता हुआ तिरंगा दिखता है। तो ये जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट किसकी है? यह सवाल उठता है कि जिस जम्मू कश्मीर में पहले कोई तिरंगा नहीं लहराता था, इस प्रकार के स्टेटमेंट कांग्रेस के नेता देते थे। आर्टिकल 370 को छू के दिखाओ, तिरंगा को हाथ लगाने वाला कोई नहीं होगा, इस प्रकार के स्टेटमेंट कांग्रेस के सहयोगी और उनके नेता देते थे। आज अगर उसी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को हजारों हजार तिरंगे दिख रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसके। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वसई विरार मीरा भाईदर आयुक्तालय में नालासोपारा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विलास सूपे के निर्देश पर नालासोपारा पुलिस ने सचिन गाला नाम के माठा को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। सचिन गाला 7 महीने से फरार चल रहा था और सचिन गाला पर सस्ते फ्लैट दिलवाने के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया। में सचिन गाला के खिलाफ आईपीसी 420 के तहत मामला दर्ज था। वो बहुत दिनों से इस केस में वांटेड चल रहे थे। इसमें हकीकत ऐसा है कि ये आशापुरा रियलिटी नाम का एक फर्म चलाते थे, उसमें वो एजेंट का काम करते थे, लोगों को फ्लैट देने, खरीद के और बेचने देने का काम करते थे। हमारे कंप्लेनेंट को उन्होंने फ्लैट देखा है, उसके बदले में 5,65,000 उन्होंने अपने अकाउंट में लिया। उसके बाद उन्होंने ना फ्लैट खरीद के दिया, ना वो पैसे रिटर्न किए। इस वजह से वो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ। इसमें एफआईआर के रजिस्टर्ड तब्दीश में ऐसे पता चला कि कंप्लेनेंट के इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया है। फिर बाद में तब्दीश में हमने उसको तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। कल ये हमको एक गुप्त सूचना। बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदाचार्य प्रकाश इंडियन टाटा ने 1 करोड़ का चैलेंज दिया है। आयुर्वेदाचार्य ने कहा है कि मेरा लिखा हुआ हूबहू पर्चा लिखकर दिखाएं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, और सही लिखें तो मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, और अगर वही नहीं लिख पाए तो पंडित धीरेन्द्र जी मुझे 11 लाख रुपए दें। सम्मान मंच के माध्यम से देशवासियों के लिए एक शुभ संदेश लेकर आया हूं। टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि हमारे भारत के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। मंच के माध्यम से भूत प्रेत जिन मसानों को भगाया जा रहा है, जबकि अंधविश्वास है ये। साथ ही मंच के माध्यम से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बातें लेकर आते हैं, उनकी प्राइवेसी बातों को ओपन कर देते हैं। ये भी बहुत गलत बात है। यदि धीरेन्द्र शास्त्री जी मेरी मन की बात अगर बता देते हैं, मैं एक लेटर लिखूंगा और वो सेम लेटर वो लिख के दें तो मैं 1 करोड़ का चेक मैं दूंगा। आप खबर कन्नौज से है, जहां पर हसेरन कस्बा में चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दिए। ये कस्बा हसेरन में खड़गनी रोड पर बैंक ऑफ इंडिया से 100 मीटर के आगे मालिनी वागिया के पास सर्विस उर्फ बबलू गुप्ता के दरवाजे पर एक गाड़ी खड़ी थी और बीती रात को अज्ञात चोरों ने उस गाड़ी की चोरी कर ली है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। और असदुद्दीन ओवैसी के रामश्याम के जोड़ी वाले बयान पर संजय राउत ने पलटवार कर दिया है। संजय राउत ने इस बीच कहा कि रामश्याम की जोड़ी तो भाजपा और ओवैसी को कहना चाहिए। राउत ने ओवैसी को भाजपा की बी टीम बताया है और कहा कि जहां बीजेपी को जीतना होता है वहां ओवैसी पहुंच जाते हैं। संजय राउत ने यह भी कहा कि लोग कहते हैं कि ओवैसी की पार्टी भाजपा की बी टीम है, वोट कटवा मशीन। रामश्याम वाले जुमले उनके ऊपर ज्यादा ठीक बैठते हैं। उद्धव ठाकरे कुछ के नेता कह रहे हैं कि शिवसेना अकेले लड़ेगी और उन्होंने सावरकर को महाराष्ट्र का गौरव बताया है। राउत ने यह भी कहा कि वीर सावरकर महाराष्ट्र के वीर सपूत हैं और केंद्र सरकार उन्हें भारत रत्न दे। कालच जो एक शिंदे गट आहे त्यांच्या कार्यकारिणीत तो ठराव पास झाला मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भात। आता केंद्रातही त्यांच्या महाशक्तीचं सरकार आहे, मग ती महाशक्ती मराठीच्या बाबतीमध्ये हात आखडता का घेते? विशेषतः मराठीला
अभिजात भाषेचा दर्जा देणं किंवा मराठी भाषा दिवस साजरा करणं हे आम्ही अनेक वर्षापासून करत आहोत. मुळात बाळासाहेबांनी शिवसेनेची स्थापनाच त्या कारणासाठी केली. पण गेल्या 5 ते 6 वर्षापासून महाराष्ट्रावर, मराठीवर आणि मराठी अस्मितेवर जे दिल्लीचं आक्रमण सुरू आहे, मुंबईतून मराठी खतम करायचं, महाराष्ट्रातून खतम करायचं, याच्यावरती सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रकाश टाकला. और गोरखपुर के सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के चयनित उप निरीक्षकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरण किए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो संदेश के जरिए चयनित किए गए उप निरीक्षकों का मार्गदर्शन किया. इंस्पेक्टर रैंक के सभी हमारे पुलिस बल के हिस्सा बन रहे नौजवान साथियों, मैं आप सबको आज के इस अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए दुनिया के सबसे बड़े सिविल पुलिस बल के एक अभिन्न हिस्सा बनने के लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं. अभी कुछ देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी आप सबको प्राप्त होगा. आप सब सौभाग्यशाली हैं कि नियुक्ति पत्र प्राप्त होते समय. और अब खबर रायबरेली से है, जहां चहार कोतवाली क्षेत्र के अरखा एचपी गैस एजेंसी के पीछे जंगल में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई. आनन फानन में स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है. तस्वीरों में आपको दिखाते चलें कि ये घटनास्थल की कुछ तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस बल भी मौजूद है और फायर ब्रिगेड की मदद से इस भीषण आग पर काबू पाया गया. और कानपुर देहात में रात के अंधेरे में नो एंट्री में धड़ल्ले के साथ मिट्टी से भरे डंपर निकाले जा रहे हैं. आपको बता दें कि ये जो घटनाएं हैं लगातार हादसों को दावत दे रही हैं और बताया जा रहा है कि मिट्टी से लदे ओवरलोड डंपर ने बिजली के पोल में भी टक्कर मार दी है, जिससे कि डंपर की इस टक्कर से बिजली के 3 पोल क्षतिग्रस्त होकर गिर गए. तेज आवाज के साथ शॉर्ट सर्किट हुआ और कई घरों में करंट भी उतर गया. इलाके में बड़ा हड़कंप मच गया है. साथ ही आपको बता दें, शॉर्ट सर्किट से कई घरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी फूक चुके हैं. रात भर बिजली वहां से गुल रही और स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि उनका कहना है कि लगातार इस तरह से ओवरलोड डंपर रात के अंधेरे में यहां से धड़ल्ले के साथ मिट्टी भरकर गुजर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन मौन बना बैठा है. और हाल ही में ताजा मामला कानपुर देहात से सामने आया, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो बिजली के ये पोल हैं, ये भारी डंपर की वजह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं. सूचना पर पहुंची बिजली विभाग की टीम ने वीडियोग्राफी कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. 1 बजे रात में डंपर वाला पी के आया था दारू, उसी ने लड़ा दिया. तो डंपर यहाँ नो एंट्री में कैसे डंपर आ गया? पता नहीं, 1 बजे रात में आया, हम लोग सोते थे. जब कोई काना बिजली तड़पड़ाई, हमें गिरने लगे. जब आदमी उठ के देखा, डंपर वाला भाग गया. घर में जब गिरा डंपर तो घर में करंट आने लगी और बड़ा हादसा होने से बच गया. टीवी भी. और अब मथुरा से खबर है, जहां गोवर्धन तहसील के एक बचगांव में जहां पर एक अनोखी होली खेली गई. इसमें रंग और गुलाल लगाने के साथ साथ लोग एक दूसरे पर चप्पल और जूते मारते भी नजर आए हैं. लोगों का कहना है कि ये परंपरा जो है वह आज से 150 साल पुरानी और पूर्व अंग्रेजी शासनकाल की है, जब ग्रामीणों के द्वारा अंग्रेजों के जुल्मों का विरोध करते हुए जूते चप्पल बरसाए गए थे. साथ ही एक दूसरे के कपड़े भी इस दौरान लोगों ने फाड़ दिए थे. सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन ये सच्चाई है कि होली के दिन लोग एक दूसरे को जहां रंग गुलाल लगाते हैं और यहाँ पर ये लोग रंग गुलाल के साथ साथ एक दूसरे को जूते चप्पल मारते हुए होली मनाते हैं. इस होली को खेलने का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि इससे हमारे गांव में प्यार प्रेम की भावना उत्पन्न होती है. लोगों में जो सहन शक्ति है वो काफ़ी बढ़ती है. बड़े से बड़े विवाद हमारे गांव में ज़्यादातर लोग पंचायत करके घर बैठ के सुलटा लेते हैं. इस प्रकार की चप्पल मार होली का हमारे गांव का जो नियम है वो ये है कि जैसे कि मुझसे जो बड़ी
और कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदे जाने के बयान का तीव्र विरोध करते हुए बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोल किया है। कांग्रेस नेताओं की बौखलाहट और चरम सीमा पर पहुंचा हुआ उनका अहंकार, उन्होंने सभी मर्यादाएं तोड़ दी। उनके नेता कह रहे कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कब्र खुदे। क्या अर्थ होता है कब्र खुदे का? वे प्रधानमंत्री मोदी जी को मार देना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस के नेता? एक ऐसे प्रधानमंत्री जो त्यागपूर्ण समर्पित जीवन जीते हुए मां भारती को उसका। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ। वो भी न्यूज़ ऐसे नहीं कि कैंसर